तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि रानी चमगादड़ की बहन आमला को एक श्राप मिला था, जिससे रानी और उसकी बहन बहुत ज्यादा दुखी थी। लेकिन सुनहरी चिड़िया और करण के मित्रों की सूझबूझ से इस परेशानी का भी हल ढूंढ लिया जाता है और मुश्किल से अमला का श्राप टूट जाता है और सभी खुश हो जाते हैं। अब आगे। करण, आप सबने तो चमत्कार ही कर दिया। सच में हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे। हाँ, ये बात तो है, जो कोई ना कर सका वो काम आपने करके दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं रानी, एहसान जैसा कुछ भी नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। अच्छा रानी साहिबा, अब हम सभी को यहाँ से जाने की जरूरत है। हमें गांव वालों के पास जाना होगा। हाँ अवश्य, एक बार फिर से धन्यवाद। और इसके बाद करण और बाकी मित्र वहां से चले जाते हैं। गांव पहुंचने पर उन्हें वहां लव और कुश दिखाई देते हैं, जो कि गांव वालों की पहरेदारी कर रहे थे। ओ बेचारे छोटे पहरेदार। हंसना बंद करो तुम दोनों। लगता है ये नाराज है हमसे। और क्या, तो बिल्कुल है। तुम हमें जो लेकर नहीं गए, अरे फिर गांव वालों की रक्षा कौन करता। तुम दोनों इतने बहादुर हो, इतने समझदार हो, इसलिए तुम्हें यहाँ रखा। हाँ, हमें तो बाकी सब में कोई इतना बहादुर और समझदार नहीं लगा। क्या सच में? बिल्कुल। फिर ठीक है, फिर तो हम ही सबकी रक्षा करेंगे आगे से। हाँ बिल्कुल। तो सब लोग हंसने लग जाते हैं। अच्छा बच्चों, हुन हम दोनों को भी साड़े गांव लौटना है जी। रात हो तो पहला। अच्छा, लेकिन आप दोनों की बहुत याद आएगी। हाँ सच में, आपको रोक भी नहीं सकते। अब क्या करें, आप दोनों का जाना भी जरूरी है। हाँ जी, जरूरी था हैंगा कद्दू काट के। उनके जाने के बाद से सब उदास हो जाते हैं। बुलबुल और शुगर रोने लग जाती हैं। अरे नाना बच्चों, ऐवे नहीं कर दे। अरे रोना जी, तुसी कद्दू काट के फिर मिलने आ जाएंगे जी सभी से। हाँ हाँ वाहे गुरु, तुसा सारे दा भला करे और जल्दी तुसी सफल हो जाओ। हाँ, आपकी दुआ से सब अच्छा ही होगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। वहीं गांव के सभी लोग खुश थे कि उनके ऊपर से बला टल गई है। हाँ चलो बला टली, आज तो चैन की नींद सोएंगे। हाँ, पर पहले कुछ खा तो ले, बड़ी भूख लगी है। हाँ चलो सब खाते हैं, जल्दी खा के सो जाओ, सुबह जल्दी उठना होगा। हाँ, हमें सुबह यहाँ से वापस भी निकलना है। हाँ करमजीत, अब यहाँ काफी दिन हो गए हैं। इसके बाद सभी लोग अपना खाना पीना करके सो जाते हैं। तो सुबह होती है और सब बच्चे जाने की तैयारी करने लगते हैं। सभी बच्चों के माता पिता काफी दुखी थे, परंतु क्या वे भी क्या कर सकते थे, क्योंकि उनके बच्चे तो एक नेक कार्य के लिए आगे बढ़ चुके थे। सभी बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को अलविदा करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। आप चिंता मत करो माँ, हम जल्द ही अपने कार्य को पूरा करके वापस लौटेंगे। हाँ माँ, आप भी दुखी मत हो। हाँ बेटा, जरूर। विजयी भव। ठीक है माँ, अपना ध्यान रखना। इसके बाद सभी बच्चे अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उन्हें कुछ वक्त बीत जाता है और तभी उन्हें कुछ लोगों के भागने की आवाज आती है। ठहरो। क्या हुआ टॉबी? हाँ सब रुक जाओ, हिलो मत। हाँ, कुछ लोग हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं करण। हे प्रभु, अब कौन आ रहा है? तुम चिंता मत करो शुगर, जो भी होगा हम सब देख लेंगे। तभी उनके पास गांव के 4 लोग आ जाते हैं। अरे क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। आपके जाते ही वहाँ पर फिर से हमला हो गया है। सब डर गए हैं और हर तरफ अपना अफरा तफरी मची हुई है। हाँ करण, हमारे साथ चलो और हमारी रक्षा करो जल्दी। हाँ करण, जल्दी चलो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और उसके बाद वो चारों आदमी बहुत रोते हैं। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाता है कि इन लोगों को समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। आप सब चिंता मत करिए, चलिए हम साथ चलते हैं। हाँ चलो सब। और सभी लोग दौड़कर गांव की तरफ भागने लगते हैं। भागा दौड़ी में करण और उसके बाकी दोस्त आगे निकल जाते हैं, लेकिन गांव के वो 4 आदमी पीछे रह जाते हैं। अरे पीछे कोई नहीं है, लगता है वो लोग तो पीछे रह गए। हाँ
पर वो सब आए क्यों नहीं? वो देखो ऊपर, ये कैसे पक्षी हैं? आसमान से 4 चील उड़ते हुए उनकी तरफ आते हैं और उनके चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। ये चील है या इंसान? ये दोनों ही है। चुप रहो, वो देखो, वो करण की तरफ आ रहा है। तो उनमें से एक चील करण के पास आता है, जो चीलों का सरदार होता है। तुम सबको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम सबने मिलकर मेरी बहन चील रानी पर हमला किया था और मैं उसी का बदला लेने आया हूँ। लेकिन किस बात का बदला? हम सबने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस तुम लोगों का वध करना है। और उसके बाद वो सारे चील मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। साथियों, हमला हो रहा है, सावधान! हमला! आग! दोनों समूह के बीच में घमासान लड़ाई होने लग जाती है। तभी बुलबुल लड़ाई के बीच में एक चील को छूकर उसे पत्थर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन वो चील ऊंचा उड़ जाता है। तू क्या सोचती है? मुझे पता नहीं तेरे बारे में। तू कुछ भी कर ले, मुझे हरा नहीं पाएगी। तो बुलबुल अपनी तलवार से उस पर हमला करती है, लेकिन वो चील बार बार बच जाता है और वो चील भी बुलबुल पर आक्रमण करता है। इसी बीच इन चील में से उनका सरदार अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से आग निकलने लग जाती है। आग! सब लोग बच कर रहो आग से। और तभी करण अपनी जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करता है और एक कवच बना लेता है, लेकिन उस चील की आग इतनी तेज होती है कि करण ज्यादा देर नहीं ठहर पा रहा था। तभी बधिराज कवच में से बाहर आ जाता है। रुको, मैं भी इसको सबक सिखाता हूँ। नहीं बधिराज! लेकिन चील राजा बधिराज पर आग से हमला करता है और बधिराज बचते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। बधिराज, संभल कर! कितना साहसी है बधिराज! इसी दौरान बधिराज का हाथ हल्का सा जल जाता है। हे भगवान, आप ठीक तो है ना? हाँ बुलबुल, मैं ठीक हूँ। तुम सब अपना ध्यान रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। और तभी से सब में घमासान शुरू हो जाता है। तभी सभी साथी चील सेना से बचने का प्रयास कर रहे थे। तभी बुलबुल लव के पास जाकर उसके कान में कुछ कहती है। फिर भी लड़ाई जारी रहती है। कुछ देर बाद बुलबुल और लव मरने का नाटक करने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम दोनों हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तुम दोनों ने हमारे लिए अपना त्याग कर दिया। हे प्रभु, ये क्या हो गया? मेरे भाई उठ जा, तू ही बता, माता पिता को मैं क्या जवाब दूंगा? तुझे उठना ही होगा लव। दुष्ट चील, ये क्या कर दिया? तभी चीलों का सरदार घमंड में आ जाता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। देखा ना, क्या हुआ इन सब का हाल? जो हाल तूने मेरी बहन का किया था, वही हाल देख हमने तेरे दोस्तों का कर दिया। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा करण। मार दो, हमें भी मार दो। अब तो हम भी आपके सामने अपना सिर झुकाते हैं। आपसे बड़ा कोई नहीं है महाराज। देखा महाराज, आपकी शक्ति के सामने इन लोगों को आखिर झुकना ही पड़ा। हमने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि महाराज इन सब का खात्मा कर ही देंगे। उत्तम, अति उत्तम। और तभी करण और बाकी मित्र सरदार चील के सामने अपना सिर झुका लेते हैं और वहीं वो अपने घमंड में चूर होकर हंसता जा रहा था। और तभी बुलबुल मौका पाकर उठ जाती है और चुपके से वहां से चली जाती है और अच्छा मौका पाते ही वो चील सरदार के पैर को छू लेती है। अरे नहीं, ये क्या? और वो अपने शब्द पूरे करने से पहले ही एक पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमला! और वो तीनों फिर से करण और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं। युद्ध फिर से शुरू हो जाता है। चील सेना भी काफी ताकतवर है, जरा संभल कर दोस्तों। हाँ भाई, ध्यान से। कर्ण और उसके साथी लगातार
उनके वार से बचते रहते हैं। थोड़ी देर बाद 2 और सैनिक मर जाते हैं और चौथा कहीं जाकर छुप जाता है। करण और उसके मित्र उसे यहां वहां ढूंढते हुए दूसरी जगह चले जाते हैं। कहीं उसकी चाल ना हो। टॉबी कहाँ है? हे भगवान, कहाँ है टॉबी? और सभी वापस उस पुरानी जगह पर आ जाते हैं। देखते हैं कि टॉबी की जीभ बाहर है और उसे एक तीर लगा हुआ है। वो दर्द से तड़प रहा है। नहीं, टॉबी उठो। हे भगवान, टॉबी! करण, ये तीर मुझे जादुई लग रहा है। हो सकता है कि उसे इसका कोई उपाय पता हो। तो इस वक्त हमें उसी को ढूंढना होगा, वही कुछ कर सकता है। हाँ करण, जल्दी करो। शुगर, तुम परेशान मत हो, टॉबी ठीक हो जाएगा। वो सैनिक यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मुझे विश्वास है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। मुझे एक उपाय सूझ रहा है दोस्तों। कैसा उपाय लव? बताओ। हम पहले उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं और जब हमें पता चलेगा कि वो कहीं पर छुपा हुआ है, तब हम उसके करीब नहीं जाएंगे। मैं उसके सरदार यानी कि चील राजा की आवाज निकालूंगा और उसे अपने पास लाने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है, हमें बहुत सावधानी से इस कार्य को संपन्न करना होगा। हाँ वधिराज, हाँ जल्दी चलो। और कुश बेहोश टॉबी को अपनी गोद में उठा लेता है और अपने दोस्तों के साथ वधिराज की पीठ पर बैठकर उस सैनिक की तलाश में निकल पड़ता है। सभी लोग बड़े ध्यान से यहाँ वहां देखते रहते हैं और जंगल के सारे रास्ते देखते हुए जाते हैं। मुझे उस सैनिक की गंध आ रही है, वो यहीं कहीं होगा। मैं यहीं रुक जाता हूँ फिर। हाँ, हमें यहीं उतर जाना चाहिए। सब लोग शांत रहना और सब अलग अलग पेड़ों के नीचे छुपकर आगे बढ़ो, नहीं तो वो फिर से भाग जाएगा। ठीक है करण। और सभी ऐसा ही करते हैं। वहीं वो सैनिक बहुत थक जाता है और आराम करने के लिए एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसे झपकी लग जाती है। कुछ ही देर में करण और उसके साथी उसे देख लेते हैं। क्या हुआ मूर्ख, तू मेरे कार्य को संपन्न ना कर सका? उठ जा। अपने सरदार की आवाज सुनकर वो सैनिक अचानक से घबराकर नींद से उठ जाता है। महाराज, आप जिंदा हैं? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? कहाँ हैं आप? हाँ, मैं ही हूं। और यह तू स्वप्न ही देख रहा है। आप मृत्यु के बाद भी मुझसे बात कर रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं तुझे देख पा रहा हूं, लेकिन तू तो झुक ही नहीं रहा। मूर्ख, मैं तेरे सामने ही हूं, झुक जा मेरे सम्मान में। जी महाराज, माफ कीजिएगा। और इतना कहकर वो सैनिक झुक जाता है और तभी मौका पाकर सारे दोस्त उसे घेर लेते हैं और करण उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। जल्दी बता, टॉबी कैसे ठीक होगा? नहीं बताऊंगा। इसे मार दो करण, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे पास और भी उपाय हैं। हाँ करण, उस जादुई बाबा के पास चलेंगे, वो ठीक कर देंगे टॉबी को। हाँ करण, मार दो। ठीक है। तभी करण उसे मारने के लिए तलवार हवा में उठाता है। ये देख सैनिक बहुत डर जाता है और करण के पैर पकड़ लेता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, माफ कर दो। मुझे टॉबी के ठीक होने का उपाय पता है। तो जल्दी बोल दुष्ट। गरीलोक नाम की एक जगह है, वहां जाओ, वहां इसका उपाय है। गरीलोक के राजा ही इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन टॉबी के साथ तूने अच्छा नहीं किया। तू इतनी आसानी से नहीं जा सकता। हाँ, इसे सजा तो देनी पड़ेगी। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। तभी लव और कुश उसे पेड़ के सहारे एक रस्सी से बांध देते हैं। बस इतनी ही सजा है तेरी। जब रस्सी खोल ले तो चले जाना यहाँ से। पर मैं कैसे खोलूंगा? वो तू देख। चलो साथियों। नहीं। और इसके बाद सभी लोग गरीलोक पहुंच जाते हैं। सभी मित्र जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं और सारे नारियल काफी चमकीले और सुनहरे हैं। अरे, ये नारियल है क्या? ऐसे नारियल तो मैंने कभी नहीं देखे। हाँ, इतने रंग बिरंगे नारियल, चमकीले नारियल। ना जाने नारियल है या कुछ और है। दूर ही रहना। देखो, वहाँ धुआं उठ रहा है। सबके सामने काफी धुआं सा उठने लग जाता है और अचानक उनमें से एक आदमी निकलता है। ये कौन है?
मैं गरीलोक का राजा हूं। बच्चों, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या काम है तुम्हें यहाँ? देखिए इसे महाराज, हमारी मदद करिए। हमारा मित्र मृत्यु और जीवन के बीच झूल रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम आप सबकी सहायता अवश्य करेंगे, परंतु कोई भी सहायता यहाँ पर निःशुल्क नहीं मिलती। आप जो भी कहेंगे हम कर देंगे। महाराज कृपया करके थोड़ा जल्दी करिए, अन्यथा देरी होने पर उसकी जान को खतरा हो सकता है। तुम सब बहुत प्यारे हो, परंतु क्या करें, इस लोक के कुछ नियम हैं जिसे सभी को मानना पड़ता है। ठीक है महाराज, आप बताइए कैसे नियम है और हमें क्या करना होगा? तो चलो मेरे साथ। और राजा सभी को एक बड़े नारियल पेड़ के पास ले जाता है जिसमें करीब 25 नारियल लगे हैं। देखो इस पेड़ को, इसमें तो बहुत सारे नारियल लगे हुए हैं। हाँ, वो तो हैं। हमें क्या करना होगा महाराज? इन सब नारियल में से एक नारियल ऐसा है जिसमें पवित्र रस भरा हुआ है। अगर उस रस को तुम्हारे दोस्त के घाव में लगा दिया जाए तो वह फिर से जीवित हो जाएगा, परंतु इस पर भी एक शर्त है। जल्दी बताइए ना। शर्त यह है कि उस नारियल को ढूंढने के केवल आपको 2 ही मौके मिलेंगे, अर्थात 2 मौकों में ही आपको वह मुख्य नारियल को ढूंढना होगा। महाराज, ये तो बहुत कठिन कार्य है। हाँ, परंतु इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये यहाँ का नियम है। सभी मित्र एक दूसरे की ओर देखते हैं और थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 बार ही मौका मिल रहा था। करमजीत, पहला चुनाव तुम करो। इनमें से कौन सा नारियल लग रहा है तुम्हें? ठीक है करण, थोड़ा देखने दो। और करमजीत उन नारियल में से एक नारियल का चुनाव करता है। वो वाला? तो चलो ठीक है, इस नारियल को खोल कर देखते हैं। राजा अपनी उंगली घुमाता है और वो नारियल अपने आप टूटकर उसके बाएं हाथ में आ जाता है। तब राजा अपने दाएं हाथ को गोल गोल घुमाता है और मंत्र बोलता है, ओ मेरे प्यारे नारियल, खुल जा खुल जा खुल जा। और उसके बाद नारियल खुल जाता है, परंतु वो पवित्र जल उसके अंदर नहीं होता है। अरे ये क्या? तुम परेशान मत हो शुगर, तुम देखना दूसरा नारियल जरूर वही होगा। क्यों नहीं चिड़िया, तुम जितनी सुंदर हो तुम्हारी बातें भी उतनी ही सुंदर हैं, परंतु देखना यह है कि क्या तुम्हारी ये बात सच होगी? तो करण, अब नारियल का चुनाव कौन करेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे पास बस एक ही मौका है टॉबी को वापस जीवित करने का। हाँ करण, मैं तो ईश्वर से दुआ कर रही हूँ कि अगला नारियल वही नारियल हो। और इस तरह सारे दोस्त परेशान रहते हैं और सोचने में समय व्यतीत करते हैं कि आखिर अब नारियल का चुनाव कौन करेगा। अरे क्या हुआ बच्चों, इतना समय नहीं है मेरे पास। इतना समय आप नहीं ले सकते, यह नियम के खिलाफ है। महाराज, हम पर दया कीजिए। पुत्र, मैं तुम सब पर दया ही कर रहा हूं। मैं इतना समय किसी को नहीं देता, परंतु तुम सब पर दया करके ही मैं इतना समय तुम सबको दे रहा हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, परंतु हम पर थोड़ी सी दया और दिखाइए। ठीक है, मैं आप सभी को थोड़ा और समय देता हूं, सोच लो। करण, कोई उपाय सूझा तुम्हें? कुछ सोचो। लेकिन करण थोड़ी देर के लिए एकदम चुप रहता है। वो किसी के भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। क्या हुआ करण, तुम ठीक तो हो ना? तुम मेरे प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? राजकुमारी जी, लगता है करण किसी गहरे चिंतन में है। हाँ, उसे सोचने दीजिए। और तभी करण एकटक राजा को देखता ही रहता है और राजा भी सोचने लगता है कि आखिर करण ऐसा क्यों कर रहा है। अरे पुत्र, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ये क्या हो रहा है करण को? लेकिन करण कुछ नहीं बोलता। वो बस चुपचाप वहां पर खड़ा रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो राजा को देखकर मुस्कुराता है और राजा भी उसे देखकर बहुत हंसता है। लगता है पुत्र, तुम बहुत गहरी रणनीति बना रहे हो। अच्छा है, तुम्हारी भलाई के लिए है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, करण क्या कर रहा है? हाँ, हमें भी।
और तभी करण उस नारियल के पेड़ की तरफ देखता है और एक नारियल की तरफ इशारा करता है। ठीक है, तो तुमने इस नारियल को चुना है, अभी खोलकर देखते हैं। तो राजा फिर से नारियल ले कर अपना हाथ घुमाता है और मंत्र बोलता है। ओ मेरे प्यारे नारियल, खुल जा खुल जा खुल जा। हे ईश्वर, कृपा करना। और वो नारियल अपने आप ही खुल जाता है, जिसके बाद पता चलता है कि उस नारियल में जल है, यानी कि वही पवित्र जल। तुम सभी को बधाई हो, ये वही पवित्र जल है। तो जल्दी से इसे ठीक कर दीजिए। और ये सुनकर सभी में आशा की किरण जग जाती है। सब बहुत खुश थे, पर काम अभी अधूरा था। तब राजा अपनी आंखें बंद करते हैं और मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जिसके बाद टॉबी के शरीर में लगा हुआ तीर बाहर निकल जाता है। वाह, देखो काम बन रहा है। तब राजा अपने हाथ से पवित्र पानी को नारियल से निकालकर उसके घाव पर छिड़क देते हैं, जिसके बाद एक चमकदार रोशनी उत्पन्न होती है और फिर टॉबी जीवित हो जाता है। ये देखकर शुगर बहुत खुश होती है और खुशी के मारे उछलने लगती है और टॉबी को गले लगा देती है। इनका प्रेम तो वाकई में अद्भुत है। हाँ महाराज, ये तो है ही। अच्छा करण, ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि इस नारियल के अंदर ही वही पवित्र जल है? महाराज, मैं बहुत देर से आपके हाव भाव का अवलोकन कर रहा था। बड़े गौर से अवलोकन करने के बाद मुझे पता चला कि आपकी नजर एक नारियल पर बार बार जा रही है। ये कार्य मुश्किल था, परंतु मैंने प्रयास किया और जान लिया कि आप बार बार किस नारियल की तरफ देख रहे हैं। वाह बच्चे वाह, बहुत समझदार हो तुम। राजा करण की इस चतुराई पर बहुत प्रसन्न होते हैं और उससे गले लगा लेते हैं। तुम सब काफी होशियार हो बच्चों। आपका धन्यवाद महाराज। चलो, तुम सभी की होशियारी के लिए मेरी तरफ से एक तोहफा देना चाहता हूँ। इसकी क्या जरूरत है महाराज? नहीं करण, ये तोहफा तो लेना ही पड़ेगा। बस समझ लो कि तुम्हारी जीत का ये तोहफा मेरी तरफ से है। और इसके बाद राजा मुस्कुराता है और मुस्कुराकर चुटकी बजाता है। चुटकी बजाते ही सभी के सामने एक बड़ी सी मेज आ जाती है और उस मेज पर सबके लिए प्याले अपने आप आ जाते हैं। वाह, जादू तो देखो। कितना मजा आ रहा है ना देखने में। देखो तो, नारियल भी यहीं आ रहे हैं। और उन प्यालों में हवा में एक एक नारियल आ जाता है और वो नारियल अपने आप ही कट जाता है और हर एक प्याले में नारियल का ताजा पानी भर जाता है। ये देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वाह राजा जी, आपका जादू तो बड़ा ही कमाल का है। हाँ टॉबी, और ये नारियल देखो कितने स्वादिष्ट दिख रहे हैं। चलो बच्चों, कुर्सी पर बैठ जाओ और आनंद लो। ये नारियल मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। उसके बाद सभी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपने नारियल का आनंद लेते हैं। हमारी इतनी खातिरदारी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। तुम सबको यहाँ पर आनंद आया, यही मेरे लिए बहुत है। पियो पियो। सब दोस्त प्याली खाली कर देते हैं और अपनी जगह से उठ जाते हैं। तो ठीक है महाराज, अब कृपया हम सबको यहाँ से जाने की अनुमति दें। हाँ महाराज। ठीक है बच्चों, अब तुम लोग यहाँ से जाओ। और सभी बच्चे वहां से निकल पड़ते हैं। सभी लोग आराम से रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन काफी आगे जाने पर सब बहुत थक जाते हैं। ओहो, मैं तो बहुत थक गया हूँ। हाँ, मैं भी। सभी थक चुके हैं। तो चलो मित्रों, अब हम यहीं रुककर आराम कर लेते हैं। लेकिन अब तो रात्रि का समय है, ऐसे में इतनी सुनसान जगह रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। हाँ राजकुमारी जी, ठीक कहती हैं आप। बस थोड़ी देर रुक जाओ ना, अब नहीं चला जा रहा। चलो ठीक है, कुछ देर रुक जाते हैं। और सभी लोग आराम करने के लिए बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं। बातचीत करते करते रात हो जाती है और सभी को नींद आ जाती है। तभी अचानक से आधी रात में सभी को बहुत जोर से प्यास लगने लगती है। सभी की आंख एक साथ खुलती है। बहुत प्यास लग रही है। हाँ मुझे भी। हाँ हमें भी। प्यास तो मुझे भी लग रही है, लेकिन सब लोगों को एक साथ प्यास कैसे लग गई? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, और आसपास पानी भी नहीं दिखाई दे रहा है। इस वक्त कहीं जाना भी खतरनाक हो सकता है।
और सब इस बात से असमंजस में आ जाते हैं और अचानक उनके सामने एक काली बिल्ली आ जाती है। तुम सभी को प्यास लग रही होगी, चलो मेरे साथ, मुझे पता है कि पानी कहाँ मिलेगा। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन करण, हमें बहुत जोर की प्यास लग रही है, अब क्या करें? इसके सुनने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। मैं भला आप लोगों को क्या कह सकती हूँ, मैं सिर्फ सहायता के लिए आई हूँ। चलते हैं ना करण। और करण को मजबूर होकर सबकी बात माननी पड़ती है और सभी उस बिल्ली के पीछे जाने को तैयार हो जाते हैं। आओ जल्दी करो, मुझ पर विश्वास रखो। और वो सभी को थोड़ी दूर एक तालाब के पास ले जाती है। तो क्योंकि सभी को बहुत जोर से प्यास लगी थी, इसलिए वे लोग बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पाते हैं और कुश, लव, टॉबी, शुगर, बदिराज वहां पहुंचते ही उस तालाब का पानी पी लेते हैं। अरे रुको, थोड़ा सा सोच विचार तो कर लेते आप लोग। अरे डरो मत, पानी पी लो, ये पानी शुद्ध और पवित्र है। करमजीत भी पानी पीने जाता है, लेकिन करण उसे पानी पीने नहीं देता और सुनहरी चिड़िया भी पानी नहीं पीती। और तभी देखते देखते जिन लोगों ने पानी पिया था वो बेहोश होने लग जाते हैं। ये क्या हो रहा है मुझे? बेहोशी आ रही है। हाँ, मुझे भी। मैंने कहा था ना, कुछ गड़बड़ है। जल्द ही कुछ करना होगा करण। और अचानक वो सब जमीन पर गिर जाते हैं। वो सब एकदम मृत दिखाई देते हैं। तभी वो काली बिल्ली उस तालाब में कूद जाती है और उसके कूदने के बाद वहाँ से एक स्त्री निकलती है। वो स्त्री वहाँ की रानी थी। कौन हो तुम? तुम सभी मेरे जाल में फंस गए हो और अब अब तुम सबको जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना होगा, नहीं तो तुम्हारे सारे मित्र मारे जाएंगे। करण, करमजीत और सुनहरी चिड़िया बहुत परेशान हो जाते हैं। परंतु तुम चिंता मत करो, तुम चाहो तो अपने इन मित्रों में से एक मित्र को जिंदा कर सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। नहीं, हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं, परंतु हम इनमें से एक मित्र को जिंदा करना चाहेंगे। तो किसे जिंदा करना चाहते हो? बुलबुल को। लेकिन एक को जिंदा करने की कीमत होगी कि तुम्हारी मुसीबतें और बढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, हमें मंजूर है। और रानी अपने जादू से बुलबुल को जिंदा कर देती है। कृपया हमें बताइए कि हमें अपने बाकी मित्रों को वापस जीवित करने के लिए क्या करना होगा? मेरी एक प्यारी अंगूठी इस तालाब में कहीं खो गई है। यदि तुम प्रातः काल होने से पहले मेरी अंगूठी को ढूंढ दोगे तो मैं तुम्हारे सारे मित्रों को वापस जीवित कर दूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। ठीक है, तो हम आपकी अंगूठी जरूर ढूंढ कर लाएंगे। अवश्य, परंतु शर्त ये है कि इस तालाब में एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकेगा, अन्यथा दूसरे की मौत भी हो सकती है। ठीक है, हमें मंजूर है। भगवान तुम दोनों की रक्षा करे। जी राजकुमारी। तो करमजीत और करण में बातचीत होती है तो निर्णय लिया जाता है कि सबसे पहले करमजीत पानी के अंदर जाएगा। और करमजीत पानी के अंदर जाता है। वो वहाँ उस अंगूठी की तलाश में लगा रहता है, परंतु उसे तो अंगूठे का नामो निशान तक नहीं मिलता। करमजीत बहुत देर तक पानी के अंदर रहता है। लगता है मुझे दिव्य शक्ति मिल गई है, जिसके कारण मैं इतनी देर पानी के अंदर रह पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रभु। और अंगूठी की तलाश में जाता है और थोड़ी देर बाद वो तालाब से बाहर निकलता है। क्या हुआ करमजीत, मिल गई क्या वो अंगूठी? करमजीत अपना सिर ना में हिलाता है, जिससे करण समझ जाता है कि उसे अंगूठी नहीं मिली है। करमजीत फिर वापस जाता है, लेकिन इस बार उसे बहुत दूर पानी के नीचे एक बक्सा मिलता है। करमजीत बहुत खुश हो जाता है और उस बक्से के पास जाकर वो उस बक्से को खोलने का प्रयास करता है, लेकिन पहले तो वो बक्सा नहीं खुलता। ये तो खुल ही नहीं रहा, अब क्या करूं? हे प्रभु, रक्षा करो। फिर अचानक से वो बक्सा अपने आप खुल जाता है, जिसमें काले रंग की अंगूठी रखी हुई थी। वो उस अंगूठी को उठाने के लिए बक्से के अंदर हाथ डालता है, लेकिन अचानक से वो बक्सा बंद हो जाता है और करमजीत का हाथ उसके अंदर फंस जाता है। और पानी के अंदर से ही करमजीत के शरीर से आग निकलने लगती है। आग से आ रही रोशनी पर बुलबुल की नजर जाती है। अरे, अंदर से तो रोशनी आ रही है, लगता है करमजीत मुसीबत में है। लगता है कुछ हुआ है। करमजीत, क्या हुआ? तभी करमजीत बाहर निकलता है तो सभी लोग देखते हैं
कि उसका हाथ कटा हुआ है। करण ये देखकर बहुत रोने लगता है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ करण, जाओ, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। और करण तालाब के अंदर जाता है और वो चिड़िया और बुलबुल करमजीत के हाथ पर एक कपड़ा बांध देती है। 1 घंटे में सुबह होने वाली थी, इसलिए करण को जो कुछ भी करना था जल्द ही करना था। वो उस बक्से के पास पहुंचता है और समझ जाता है कि इस बक्से में ऐसे ही हाथ डालना है। तभी करण अपने जादू से उस अंगूठी को चुटकी बजाकर बक्से से अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है, परंतु जादू काम नहीं करता है क्योंकि उस वक्त बक्से पर रानी का जादू किया हुआ था। तभी करण तालाब के बाहर जाकर बुलबुल को धीरे से कुछ कहता है। तुम रानी का ध्यान भटकाने की कोशिश करो। ठीक है करण। और करण वापस तालाब के अंदर जाकर अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करता है। वहीं बुलबुल रानी के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। वहीं करण लगातार अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा था, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ था। छोटी जादूगरनी, ये सब करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप तो बहुत महान है रानी जी, मैं कहाँ और आप कहाँ। इन सब से रानी का ध्यान भटक जाता है और अचानक से उसकी शक्ति काम कर जाती है और अंगूठी बक्से से निकलकर उसके हाथ में आ जाती है। करण तालाब के बाहर आकर रानी को अंगूठी देता है। ये तो छल हुआ। चाहे जो भी हो रानी साहिबा, परंतु आपकी अंगूठी तो आपको वापस मिल गई है ना। इससे रानी बहुत गुस्सा हो जाती है। कोई बात नहीं, जो भी हो, जीत तो तुम्हारी ही हुई है और मैं कभी अपने वादे से मुकरती नहीं हूँ। और रानी मंत्र पढ़कर अपने जादू से सबको जिंदा कर देती है और इसके साथ ही करमजीत के हाथ को भी वापस ले आती है। लेकिन रानी बहुत गुस्सा करती है और गुस्से में तालाब के अंदर चली जाती है। अच्छा हुआ, सब ठीक हो गया ईश्वर की कृपा से। हाँ बुलबुल, सबसे अच्छा तो मेरे लिए ही हुआ है। तभी करण भावुक होकर करमजीत को गले से लगा लेता है। शुक्र है तुम ठीक हो गए। ये देखकर सभी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। साथ ही सब मुस्कुरा भी रहे थे कि करमजीत ठीक हो चुका था। करण, करमजीत, तुम दोनों ठीक तो हो ना? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है और ना जाने अभी आगे हमें क्या क्या सहना होगा। हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, तुम चिंता मत करो और रो मत। हम सब साथ हैं और जब तक हम साथ हैं तब तक हमें कोई भी बुरी शक्ति हरा नहीं सकती। हाँ करण, हम सब साथ हैं और तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं मैं तुम्हारा ये कर्ज कभी उतार पाऊंगी भी कि नहीं। देखिए राजकुमारी जी, हम आपके दर्द को समझ सकते हैं, इसलिए हम आपके साथ हैं। और आपने इतने सालों तक इतनी प्रतीक्षा करी और इतनी कुर्बानी दी, बस समझ लीजिए कि हम सब उसी का फल हैं। हाँ राजकुमारी जी, आप बार बार धन्यवाद कहकर हमें शर्मिंदा ना करें। हम सब अपनी इच्छा से आए हैं। इन सब की ऐसी बातें सुनकर चिड़िया रोने लगती है और सबके पास जाकर उन्हें गले से लगा लेती है। इसके बाद थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक झरना मिल जाता है और उस झरने से वो सभी पानी पी लेते हैं। वधिराज जी, अब हमें कहाँ जाना है? अब हमें नित्यलोक जाना है। तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ। और सभी लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तभी काफी आगे जाने पर सभी लोग देखते हैं कि आगे कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक बड़ी सी खाई है और खाई पार करके ही आगे जमीन है। अरे रास्ता तो खत्म हो गया, बस खाई ही रह गई। हाँ, यहाँ तो ना कोई पुल है और ना ही कुछ और है। आखिर हम सब उस तरफ कैसे जाएंगे? तुम सभी लोग मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं ले जाऊंगा। तो बद्रीराज सभी को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से उड़कर खाई से पार जाने लगता है। वो उड़ तो जाता है लेकिन वो आगे नहीं जा पाता। अरे ये क्या हुआ वधिराज, तुम ऐसे बीच में क्यों रुक गए? मैं रुका नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे रोका है। पता नहीं क्यों मैं आगे नहीं जा पा रहा। लगता है यहाँ किसी शक्ति का प्रभाव है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। हाँ करमजीत, सही कहते हो। असल में वहां पर किसी दिव्य शक्ति का प्रभाव था जो दिखाई नहीं दे रहा था। वो शक्ति उसे वहां से उड़कर दूसरी तरफ जाने नहीं दे रही थी। तो वधिराज बहुत प्रयास करता है परंतु फिर भी नहीं जा पाता। अरे वो देखो, सामने किसी मनुष्य का विशाल हाथ दिखाई दे रहा है। ये तो हमारी ओर ही आ रहा है। ओ नहीं, फिर से नई मुसीबत। वधिराज जी, जल्दी से पीछे चलिए, नहीं तो ये हमें नीचे गिरा देगा। मुझे यहाँ किसी अदृश्य मनुष्य के अस्तित्व का आभास हो रहा है।
लगता है कोई है यहाँ पर जो हम पर नजर रख रहा है। हे बजरंग बली, रक्षा करना। और तभी अचानक से बादल में तेज गर्जना होने लग जाती है और पूरी धरती भी हिलने लग जाती है। अरे अरे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हम पर बिजली ना गिर जाए। सभी लोग एक दूसरे को अच्छे से पकड़ लो, मैं पीछे जाता हूँ। और वधिराज मुड़कर वापस उसी जगह पर आ जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है। सभी मित्र काफी चिंतित थे और यहाँ वहाँ देख रहे थे। अब तो कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा, अब क्या करें? कुछ देर के लिए हम यहीं पर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर आगे क्या किया जाए। हाँ ठीक है। वो सब लोग हताश होकर बैठ ही जाते हैं कि तभी वहां पर अचानक से एक बहुत बड़ा आदमी आ जाता है, जिसके शरीर पर बड़े बड़े काले दाग थे। मेरा नाम है शाकाल, उतार देता हूँ मैं सबकी खाल। आप कौन हैं? ये मेरा इलाका है, मेरी इच्छा के विरुद्ध यहाँ से कोई भी आगे नहीं जा सकता। किसी ने कोशिश की तो मारा जाएगा। तो आप यहाँ के रक्षक हैं, आप चाहते हैं कि हम यहाँ से आगे ना बढ़ पाए, लेकिन क्यों? बिल्कुल सही पहचाना। वैसे मालूम पड़ता है कि तुम भी एक राक्षसी हो, बिल्कुल मेरी तरह। परंतु मैं आपकी तरह अन्याय नहीं करता, मैं सभी से मित्रता रखने की चाह रखता हूँ। राक्षस होकर भी तुम बातें तो काफी अच्छी कर लेते हो मेरे मित्र। सिर्फ बातें ही नहीं, मैं कार्य भी अच्छे ही करता हूँ। हम यहाँ किसी नेक कार्य के लिए आए हैं और हमारा आगे जाना बहुत जरूरी है। कृपया करके हमें जाने दीजिए। तुम मुझसे कुछ मत कहो, तुम सबको देखते ही मैं सब जान गया हूँ। और तभी शाकाल अपनी आंखें ऊपर की ओर करता है और धीरे धीरे कुछ मंत्र पढ़ता है, जिसके बाद वहां खाई के ऊपर एक पुल बन जाता है। अरे वाह, देखो तो वहाँ पुल बन गया है। मुझे तुम सब बहुत अच्छे मनुष्य मालूम पड़ते हो, इसीलिए मैं तुम सबकी कोई परीक्षा नहीं लूंगा और तुम सबको आगे जाने दूंगा। परंतु हम ये कैसे मान लें कि आप सच कह रहे हैं? ठीक है, तो तुम सब मेरी ही परीक्षा ले रहे हो। उत्तम, अति उत्तम। तभी एक लोमड़ी बाईं ओर से आ रही थी, तो शाकाल उसकी तरफ इशारा करता है। देखो, वह लोमड़ी इस तरफ आ रही है और वह इसी पुल से चलकर आगे जाएगी। चूंकि वह भी एक जीव है, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह, तो इसका तात्पर्य है कि तुम सब भी इस पुल को आराम से पार कर सकते हो। ठीक है। तो सभी की नजर लोमड़ी पर रहती है और वो लोमड़ी आराम से उस पुल को पार कर जाती है। ठीक है, तो अब हम भी यहाँ से चलते हैं। परंतु इस पुल पर सबसे पहले मैं चढ़कर जाऊंगा, उसके बाद ही आप सब आना। ठीक है। और करण आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो पुल पर पैर रखता है, वैसे ही उसे जोर के झटके लगते हैं, जिससे वो पीछे गिर जाता है। नहीं, करण। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी चोट लगी है, तुम सब चिंता मत करो। शाकाल जी, आपने हमारे साथ ऐसा छल क्यों किया? तुम सबको क्या लगता है कि मैं तुम सबको ऐसे ही ये पुल पार करने दूंगा? तो बताइए, आखिर हमें उस पार जाने के लिए क्या करना होगा? मैं तुमसे कुछ पहेलियां पूछूंगा, बस तुम्हें उन पहेलियों का उत्तर एक ही बार में सही देना है। अगर पहली बार में सही उत्तर दे पाए तभी आगे जा पाओगे। ठीक है, हम सब तैयार हैं। शुरू होने पर मैं लंबी होती हूँ और जब मैं खत्म होने वाली होती हूँ तो छोटी होती जाती हूँ। बताओ वो क्या है? सभी मित्र आपस में बातचीत करते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। बहुत सोच समझकर हमें इसका उत्तर ढूंढना है, क्योंकि एक ही मौका दिया जाएगा। हाँ राजकुमारी जी, सोच रहे हैं सब। सोचो सोचो, अच्छे से सोचो, वरना मारे जाओगे। हाँ, मोमबत्ती। वाह वाह, उत्तम, अति उत्तम। तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया मेरे प्यारे छोटे मित्र। कृपया आप दूसरी पहेली पूछिए। एक एक क्षण बढ़ती हूँ, बस बढ़ती ही जाती हूँ, कभी भी नहीं घटती हूँ। बताओ कौन हूँ मैं? इसका क्या उत्तर होगा? ये मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। फिर सभी लोग इस पहेली का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, परंतु उन सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका सटीक उत्तर क्या हो सकता है। क्या हो सकता है उत्तर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मुझे भी। हे ईश्वर,
क्या करें अब? और तभी लव इस पहेली का उत्तर समझ लेता है। मुझे तो लगता है कि इस पहेली का उत्तर उम्र होगा, क्योंकि हमारी उम्र बढ़ती जाती है और कभी घटती नहीं है। उम्र सदा बढ़ती ही जाती है। हाँ लव, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। शाकाल की बातें सुनकर चौंक जाता है और शाकाल को देखकर बदिराज भी समझ जाता है कि लव का उत्तर सही था। शाकाल, इस पहेली का उत्तर है उम्र। वाह, बिल्कुल सही कहा। इस पहेली का उत्तर उम्र ही है। बधाई हो, तुम सभी विजयी हुए। तो कृपया करके अब हमें यहाँ से जाने दे महाराज। हाँ, जाओ जाओ, परंतु याद रहे कि तुम केवल इस पुल से ही दूसरी तरफ जा सकते हो। और पहले करण, करमजीत और बदिराज उस पुल की सहायता से खाई पार करने की सोचते हैं, लेकिन उस पर चढ़ते ही वो पुल तो जोर जोर से हिलने लग जाता है, मानो जैसे कोई तूफान चल रहा हो। हम इस पुल पर से कैसे जा सकते हैं? ये तो बहुत ज्यादा हिल रहा है। हाँ, ऐसे तो हम सब खाई में नीचे गिर जाएंगे। ऐसे ही आसानी से नहीं जाने दूंगा। अब क्या किया जाए? बदिराज, आप ही कुछ सोचिए, क्योंकि ये भी एक राक्षस है और आप भी। आखिर इसे क्या चाहिए? तो बदिराज इसके बारे में सोचने लग जाता है। तभी उसे कुछ याद आता है। हो सकता है इस राक्षस को लड्डू पसंद हो, क्योंकि ये इस इलाके का रक्षक है और मैंने इन रक्षक राक्षसों के बारे में ये बात सुनी है। तभी बदिराज एक योजना बनाता है और सभी योजना के अनुसार कार्य करते हैं। चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ मंत्र पढ़कर माता रानी से प्रार्थना करती है और वहां बहुत सारे लड्डू प्रकट हो जाते हैं। लीजिए शाकाल जी, ये लड्डू आपके लिए ही है। इसे हमारी ओर से भेंट समझिए। वाह वाह, उत्तम, अति उत्तम, बहुत बहुत शुक्रिया। लड्डू तो मुझे बहुत ही पसंद है। और शाकाल अपने हाथ भर के एक साथ लड्डू खाने लगता है और तभी बुलबुल शाकाल की एक उंगली को छू लेती है, जिससे शाकाल पत्थर का बन जाता है और पुल भी पत्थर बन जाता है। और इस प्रकार वो लोग बड़े आराम से उस पुल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। अरे वाह, अब तो ये पुल बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। वाह बुलबुल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। वैसे मानना पड़ेगा कि हमारे सारे मित्र एक से बढ़कर एक हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने टॉबी। चलो सब पुल को पार करते हैं। तो सभी खुशी खुशी उस पुल पर जाते हैं। खैर, एक मुसीबत तो पार हो गई थी, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। सब लोग पुल पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। तो अब हमें कहाँ जाना होगा? चलो आओ, सभी लोग मेरे पीछे पीछे चलो। और सभी लोग बदिराज के पीछे पीछे चलने लगते हैं। चलते चलते कुछ घंटे बीत जाते हैं, रात हो जाती है और वे लोग रास्ते में ही विश्राम करते हैं। सुबह होने पर उठो सभी लोग, सुबह हो गई। हाँ शुगर, आज तो सबसे पहले उठ गई। उठने के बाद लव कुश वहाँ पेड़ों से कुछ फल तोड़कर ले जाते हैं। शुक्र है यहाँ फल है, वरना भूखा रहना पड़ता। तुम तो हो ही भुक्कड़। हाँ, सही कहा। चलो अब यहाँ से आगे चलते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें बहुत बड़ी गुफा दिखाई पड़ती है। क्या हमें इस गुफा के अंदर जाना होगा? हाँ, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। हमें इस गुफा को पार करके ही आगे बढ़ना होगा। हम किसी और मार्ग से भी तो जा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गुफा के अंदर ही फंस जाएं हम सब। लेकिन बुलबुल, हर तरफ देखो तुम, कोई मार्ग नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ केवल यही गुफा है। वो तो है। ठीक है, फिर चलते हैं। तो चलिए फिर सब लोग, और चारों दिशाओं में ध्यान देना, चौकन्ने रहना सब लोग। और सभी लोग गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा काफी बड़ी थी और अंदर अंधेरा भी था। अंदर तो बहुत अंधेरा है, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे अब? अरे मित्रों, तुम सब बिल्कुल चिंता मत करो, इसका बंदोबस्त मैं करती हूँ। तभी चिड़िया अपनी आंख बंद कर लेती है और थोड़ी देर में चिड़िया का रंग एकदम चमकीला नीला हो जाता है और उससे रोशनी निकलने लगती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वाह, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं राजकुमारी जी। हाँ सच में। बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल। आपके इस रहस्य का तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था राजकुमारी जी। कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी करण। ऐसा लग रहा है जैसे मानो स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो। क्या टॉबी, तुम भी ना बहुत तारीफ करते हो।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और सभी लोग गुफा में आगे बढ़ते जाते हैं। तभी इन सब को दीवारों पर कुछ चित्र बने हुए मिलते हैं, जिसमें किसी रानी की जीवन कथा दिखाई गई थी। ये तो किसी रानी की जीवनी से जुड़े हुए चित्र हैं। लगता है कई सालों पहले यहाँ पर किसी राजा का अधिकार था। हाँ, मैंने सुना तो था किसी रानी के बारे में, परंतु अब मैं वह कहानी भूल गया हूँ। सभी उन चित्रों को गौर से देखने लग जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। अरे क्या है इसमें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी। श्श्श, शोर मत मचाओ। यहाँ पर किसी रानी का महल हुआ करता था, परंतु एक श्राप ने उस महल को बर्बाद कर दिया था। ये देखो इस चित्र में। ये कहानी तो काफी रोचक लगती है। ऐसी कहानी हम पुस्तकों में पढ़ा करते थे। हाँ बुलबुल, लेकिन ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, किसी के जीवन की सच्चाई है। अभी सभी लोग बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक से जोर की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार को जोर जोर से पीट रहा हो। ये क्या है? दीवार में से आवाज आ रही है। सभी लोग सावधान हो जाओ, हो सकता है कोई खतरा हो। और तभी अचानक से सब शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक औरत की आवाज आती है। मुझे बचाओ, कृपया करके मुझे बचाओ। कौन है आप? मैं कई 100 सालों से यहाँ पर एक पुराने ताबूत के अंदर हूँ। मुझ पर विश्वास करो। मुझे एक पुजारी ने कहा था कि यहाँ पर आज के दिन कुछ बालक आएंगे जो मेरी सहायता कर सकते हैं। परंतु हम कैसे विश्वास कर लें कि आप सत्य ही कह रही हैं? अगर तुम सब मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं और कई सालों तक यहाँ पर रहूंगी। मैं तुम सभी के हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कृपया करके मेरी सहायता करो। तभी वो स्त्री रोते हुए बार बार उन सब से सहायता मांगती है। लगता है ये सही कह रही हैं। हमें इनकी सहायता करनी चाहिए और इनके दुख को समझना चाहिए। तुम सही कहते हो बुलबुल। अगर हमने उनकी सहायता नहीं करी तो ये कई और सालों तक ऐसे ही यहाँ पर रहेंगी। हाँ, ये भी तो एक तरफ से अन्याय ही है ना। ठीक है, अगर तुम सब कहते हो तो हम उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं, मगर तुम कहाँ हो? मेरा ताबूत जमीन के नीचे है। गुफा में दाईं ओर जाने के बाद एक तहखाना होगा, वहाँ आना होगा आपको। ठीक है, हम आ रहे हैं। तो आगे बढ़ने पर उनको वहां पर एक तहखाना मिल जाता है। वो सभी जब तहखाने के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि नीचे तो एक बहुत बड़ा कमरा है और वहां बहुत सारे सोने चांदी जवाहरात भी रखे हुए हैं और वो ताबूत भी वहीं था। ये रहा ताबूत, इसी में होगी वो स्त्री। हाँ, हमें इसे खोलना होगा। बदिराज ताकत लगाकर उस ताबूत को खोल देता है। ताबूत के अंदर एक मम्मी रखी है। सभी लोग उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे कि तभी अचानक उस मम्मी की आंखें खुल जाती हैं और सभी घबरा जाते हैं। और तभी पीछे से जोर से आवाज आती है, हाँ, बचाओ। वो सभी पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। ये क्या था? चिल्लाने की आवाज। अरे वो मम्मी कहाँ गई? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? लगता है उस स्त्री ने हमसे झूठ बोला है। और तभी अचानक से वहां पर तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। सारी चीजें यहाँ वहां उड़ने लगती हैं और तहखाने से बाहर जाने का रास्ता उन जवाहरातों से बंद हो जाता है। वो देखो, तहखाने से निकलने का रास्ता बंद हो गया है। देखा, मैंने कहा था ना हम फंस जाएंगे। अब न जाने क्या होगा। और तभी थोड़ी देर बाद एक औरत वहां आ जाती है जो हवा में यहाँ वहां उड़ने लगती है। आप वही है ना जो सहायता मांग रही थी? हाँ, मैं ही हूँ। मेरा नाम है अशोकी। तो कृपया हमें यहाँ से जाने दीजिए। नहीं, तुम सबको ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम सब मेरे गुलाम हो और मैं जो कहूँगी तुम सबको वही करना होगा। उन सब का रूप देखकर सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं और चिंतित भी हो जाते हैं। हम सब आपके गुलाम? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने तो आपकी सहायता की थी, पर आप तो हमसे ही दुष्टता कर रही हैं। चुप रहो मूर्खों। और फिर अशोकी एक चुटकी बजाती है और उस जगह पर एक बड़ा महल बन जाता है। स्वागत है मेरे राज्य में। हमें नहीं रहना तुम्हारे महल में। अब यहाँ वही होगा जो मेरी इच्छा होगी। सब लोग काम पर लग जाओ। इसके बाद अशोकी महल के हर तरफ कवच बना देती है और उन सभी से
महल का कार्य करवाने लग जाती है और उनके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती है। यहाँ आओ, मुझे मदिरा पिलाओ। हरगिज नहीं, मैं तुम्हारा कोई कार्य नहीं करूंगा। लब मना करता है तो अशोकी अपने जादू से अपने हाथ में चाबुक ले आती है और उस चाबुक से लब पर 2 बार वार करती है। छोड़ दे मेरे मित्र को। करण उसे रोकने का प्रयास करता है लेकिन उसे रोक नहीं पाता, क्योंकि उस महल के अंदर अशोकी की ताकत ज्यादा प्रभावशाली थी। अब बता, मानेगा मेरी बात? मान ले मेरे भाई, जिद मत कर। हाँ लव, मदिरा ले जाओ। चाबुक के प्रहार से लब को ज्यादा चोट नहीं लगती। ये देख अशोकी हैरान हो जाती है। उसे इस बात का पता नहीं था कि करण और उसके सारे मित्रों को दिव्य शक्ति मिल रखी थी। खैर, अशोकी लब पर अपनी क्रूरता दिखाती है और उससे जबरदस्ती मदिरा मंगवाती है। ये लीजिए। चुप, पहले बोल। ये लीजिए महारानी साहिबा। ये लीजिए महारानी साहिबा। अशोकी बहुत प्रसन्न होती है और जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं सभी मित्र चिंतित थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। ऐसे ही 3 दिन गुजर गए हैं। हाँ, और अशोकी हम सभी पर अपना जुल्म करती जा रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ तो सोचना होगा हमें। तभी अशोकी उनके पास आती है। मुझसे बचने की योजना बनाई जा रही है लगता है। कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं रानी साहिबा, हम सब तो ओम नमः शिवाय का पाठ कर रहे थे। ओम शब्द सुनते ही अशोकी की आंखें फट जाती हैं और वो 2 कदम पीछे हट जाती है। उसकी इस हरकत पर ध्यान दिया जाता है, पर अशोकी किसी के सामने अपना डर उजागर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो गुस्सा दिखाने लगती है। चुपचाप जाकर अपना काम पूरा करो। पूरा महल साफ करना है, एक तिनका भी नहीं होना चाहिए। ठीक है रानी साहिबा। इसके बाद अशोकी चली जाती है और सभी मित्र योजना बनाने लगते हैं। चलो साथियों, सब अपने अपने काम पर लग जाओ। अच्छे से पूरा करना कार्य। ठीक है। और तभी बदिराज और बुलबुल सफाई करने के बहाने से अशोकी के ताबूत के आसपास सफाई का काम करने लग जाते हैं। इसे शक न हो, बस हे ईश्वर रक्षा करना। नहीं होगा, बस ज्यादा बातचीत मत करो। और इसी बीच बदिराज को ताबूत के दाएं हिस्से में बना हुआ एक छोटा सा हिस्सा दिखता है, जिसमें एक मंत्र लिखा हुआ था और उस मंत्र में ओम लिखा हुआ था। बदिराज फिर करण की तरफ इशारा करता है। लगता है यही वो मंत्र है जो अशोकी को काबू में कर सकता है। हाँ, जैसे ही कर्ण सभी के साथ यहाँ आ जाएगा, तुम तेज आवाज में ये मंत्र पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है। और तभी करण जल्दी से बाकी सभी को ताबूत के पास ले जाता है और सबके चारों तरफ अपनी जादुई अंगूठी से सुरक्षा कवच बना लेता है। बुलबुल, अब जल्दी से मंत्र पढ़ो, हम कवच में सुरक्षित हैं। तो बुलबुल ताबूत पर लिखे उस मंत्र को तेज आवाज में पढ़ने लगती है। मंत्र सुनकर अशोकी अपने आपे से बाहर हो जाती है और गुस्से में चिल्लाने लगती है और चीजें यहाँ वहाँ फेंकने लगती है। छल हुआ है दुष्टो, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी अशोकी चारों तरफ अपने जादू से बहुत सारे सांपों को प्रकट कर देती है। अरे इतने सारे सांप! चिंता मत करो। उस मंत्र को पढ़ना बंद करो, वरना सबको मार दूंगी। लेकिन बुलबुल मंत्र पढ़ती ही जाती है। मैं इन सारे सांपों को हटाता हूँ, लेकिन वो तुम्हें डस लेंगे बधिराज। मुझ पर सांपों का जहर नहीं चढ़ता करमजीत, मुझे कोई खतरा नहीं है इनसे। और बधिराज एक एक करके सारे सांपों को हाथ से उठाकर दूसरी जगह फेंकने लग जाता है। सभी मित्रों को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि करण की शक्ति अब कमजोर पड़ रही थी। और तभी अशोकी वहां जादू से बहुत सारी मकड़ियां उत्पन्न कर देती है। कवच का प्रभाव कम हो रहा है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। हे ईश्वर, रक्षा करो हमारी, कृपया इस दुविधा से बचाओ हम सबको। चिंता मत करो, बुलबुल मंत्र पढ़ रही है, जैसे ही वो पूरा पढ़ लेगी सब ठीक हो जाएगा। और तभी मंत्र पूरा हो जाता है और अशोकी गायब हो जाती है। उसके साथ ही मकड़ियां, सांप भी वहां से गायब हो जाते हैं। ओह, शुक्र है। लगता है सब ठीक हो गया। हाँ वधिराज जी, बुलबुल ने बचा लिया आज तो। तभी शुगर बुलबुल को गले से लगा लेती है। खैर, ये मुसीबत भी टल गई थी। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे करण और उसके दोस्तों का आगे का मजेदार सफर।
तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।